आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 नो योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर को जाने। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। ये हमारे द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले सभी प्रोग्रामों को चलाने में सहयोग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और गेम और सुपर कंप्यूटर इत्यादि सभी के लिए आवश्यक अंग है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स इत्यादि और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं एंड्रॉयड, विंडो, आईओएस इत्यादि। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लेयर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम। इसके अंदर है हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस अथवा कार्य। इसमें है सबसे पहला कार्य रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी अलोकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, फाइल सिस्टम को मैनेज करना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की शेयरिंग को अलाउ करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल बनाना, यूजर प्रोग्राम के बीच सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट करना, एरर्स ढूंढना, फॉल्ट्स को कम करना, रिकॉन्फ़िगर करना, ये सब रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराना। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए इंटरफेस का कार्य करता है। प्रोग्राम, एजुकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के बीच कड़ी का कार्य करता है, अर्थात सभी प्रोग्रामों को रन करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। सबसे पहला इसके अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स अथवा डिवाइस जैसे पीडीए और स्मार्टफोन में प्रयोग होते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। उदाहरण विंडो सीई। इसके अलावा है नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं जो आपस में एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं तथा नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर के बीच फाइल और प्रिंटर को शेयर, डेटा को शेयर, एप्लीकेशन और कई नेटवर्किंग फंक्शन को लैन अथवा प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा शेयर किया जाता है। उदाहरण है नेटवेयर, विंडो एक्सपी सर्वर, डेल नेटवर्क ओएस इत्यादि। इसके बाद आते हैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सिंगल कंप्यूटर डिवाइस पर कार्य करता है जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 10 आदि। नंबर 4 हम पढ़ेंगे इंटरफेस के आधार पर ओएस के प्रकार। ग्राफिक यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस CLI। ग्राफिक यूजर इंटरफेस में यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरएक्ट करने की सुविधा प्राप्त होती है, अर्थात सीधे कमांड के आइकन पर क्लिक करना, किसी प्रकार कमांड करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं GUI के लाभ, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लाभ। आसानी से कंप्यूटर को बिना किसी समस्या के ऑपरेट करना, सीखने में कम समय लगाता है, गलतियों को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और
VIMP यानी कि विंडो आइकन मेन्यू और पॉइंटर की सुविधा देता है। GUI की हानि, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है ताकि इमेज को डिस्प्ले और उन्हें मैनिपुलेट किया जा सके। अब CLI के लाभ, कमांड लाइन इंटरफेस अधिक पावरफुल तथा फ्लेक्सिबल होता है। यह अनुभवी व्यक्तियों के लिए काफी फास्ट होता है। CLI की कुछ हानियां भी है। इस इंटरफेस को सीखना और प्रयोग करना कठिन है। इसे सीखने के लिए अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इस इंटरफेस पर काम करने के लिए पहले कमांड याद होने चाहिए। नंबर 5 पॉइंट पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन अथवा कार्य। इसमें सबसे पहले आता है SIWYG, स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज पेपर की इमेज से मिलान करना, इमेज को स्कैनिंग करना, प्रोसेसेबल ग्राफिक्स, एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट, दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान, डेस्कटॉप के इंटरफेस को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुरूप कॉन्फ़िगर करना, कॉन्ट्रास्ट को सेट करना, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना, ये सब इसमें शामिल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विंडोज 10 इंटरफेस को समझना। इसके अंदर पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को शुरू और स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। पावरलेस स्टेट से स्टार्ट होना या जब कंप्यूटर बंद होता है और स्टार्ट करते हैं तो इसे कोल्ड बूट कहते हैं। परंतु जब कंप्यूटर पहले से स्टार्ट हो और हैंग या किसी कारण से रिस्टार्ट के बटन या विभिन्न प्रकार की कॉम्बिनेशन कीज और मेन्यू के द्वारा कंप्यूटर को रिबूट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। नंबर 2 पॉइंट है डेस्कटॉप एरिया। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड फीचर्स, आइकन और टास्क बार का समूह होता है। हम आवश्यकता अनुसार डेस्कटॉप पर सुविधा के लिए एप्लीकेशन के शॉर्टकट बना सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है टास्क बार। डेस्कटॉप के स्क्रीन के बॉटम में स्थित बार को टास्क बार कहते हैं, जिसे माउस बटन को दबाए हुए ड्रैग करके इस बार को किसी भी किनारे पर छोड़कर उस जगह मूव कर सकते हैं। इस बार में स्टार्ट मेन्यू होता है जिसमें शॉर्टकट्स होते हैं। नंबर 4 है आइकन। एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, आइकन होता है। आइकन पर डबल क्लिक करने पर उस आइकन के द्वारा प्रदर्शित प्रोग्राम सामग्री को देख सकते हैं। यह सिस्टम ट्रे, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उसे सिस्टम ट्रे कहा जाता है। टास्क बार के एक तरफ क्लॉक होती है, क्लॉक के नजदीक ही कई आइकन का समूह होता है जो ओपन अदृश्य प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार में मुख्य हिस्से में कभी कभार आइकन का छोटा समूह होता है जिसे क्विक लॉन्च बार कहा जाता है। इन आइकन पर क्लिक करने पर संबंधित सूचना या प्रोग्राम खुल जाते हैं। नंबर 6 है टास्क बार में मुख्य हिस्से में कभी कभार आइकन का छोटा समूह होता है जिसे क्विक लॉन्च बार भी कहा जाता है। क्विक लॉन्च आइकन, जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। स्टार्ट मेन्यू में कई प्रोग्राम के मेन्यू और डेटा का कलेक्शन होता है। शॉर्टकट्स आइकन, किसी भी आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक शॉर्टकट आइकन होते हैं। स्टार्ट मेन्यू, विंडो 8.1 से स्टार्ट मेन्यू नहीं था, इसमें कुछ सुधार कर विंडो 10 में वापस लाया गया है। इसके साथ ही स्पेस दिया गया है जिसके द्वारा आप अपने
फेवरेट ऐप, प्रोग्राम और लॉग और वेबसाइट को सम्मिलित कर सकते हैं। नंबर 10 पॉइंट हम पढ़ेंगे फाइल एक्सप्लोरर। जब किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसे विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। टास्क व्यू, सभी रनिंग प्रोग्राम को टास्क व्यू पर देखा जा सकता है। मल्टीपल डेस्कटॉप, अगर कई प्रोजेक्ट पर एक साथ कार्य करना हो या अलग अलग एक प्रोग्राम का उपयोग करना हो तो टास्क बार से टास्क व्यू का चयन कर एक डेस्कटॉप ऐड कर सकते हैं। टास्क व्यू पेज के बॉटम में थंबनेल दिखाई देगा। ब्लैक थंबनेल पर क्लिक करके एक बिल्कुल नया डेस्कटॉप खोल सकते हैं। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के द्वारा रिप्लेस किया गया है और इसे डिफॉल्टर ब्राउजर बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज पहला ऐसा ब्राउजर है जो आपको सीधे ही वेब पेज पर नोट लिखना, डूडल के लिए बारे में बताता है और वेब पेज पर हाईलाइट करने में समर्थ बनाता है। विंडोज स्टोर, विंडो स्टोर से वीडियो गेम इत्यादि इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका आइकन टास्क बार में होता है। कोर्टाना, सर्च बॉक्स की तरह यह कार्य करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक एप्लीकेशन यूटिलिटी। इसमें है नंबर 1 कैलकुलेटर। इसके द्वारा प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल आधुनिक गणनाएं की जा सकती है। मैथ इनपुट पैनल, यदि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं अथवा कोई डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का उपयोग हुआ हो को कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं तो मैथ इनपुट पैनल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पिनिंग टूल। स्पिनिंग टूल की मदद से स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट या स्निप कैप्चर कर सकते हैं तथा उसे एनोटेट, सेव अथवा एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट है स्पिनिंग टूल के अंदर फ्रीफॉर्म स्निप, एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर फ्रीफॉर्म शेप ड्रॉ करना। रेक्टेंगुलर स्निप, ऑब्जेक्ट के चारों ओर कर्सर को ड्रैग कर रेक्टेंगल फॉर्म करना। विंडो स्निप, उस विंडो या डायलॉग बॉक्स विंडो को सेलेक्ट करें जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं। फुल स्क्रीन स्निप, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना। नंबर 4 पॉइंट है हमारा विंडोज मोबिलिटी सेंटर। विंडो मोबिलिटी सेंटर में सेटिंग्स द्वारा स्पीकर की आवाज, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आदि एक्सेस करने का काम आता है। इसके अंदर हम ब्राइटनेस को मूव करके डिस्प्ले को एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम स्लाइडर को मूव करके स्पीकर वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं या चेक बॉक्स में क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पेंट। ये एक ड्राइंग प्रोग्राम है, इसके द्वारा ड्राइंग बना सकते हैं। और 6 पॉइंट है सिस्टम टूल।